माननीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी टू रिप्लाई द डिस्कशन। माननीय मंत्री। धन्यवाद उपसभापति महोदय जी। आज सदन में उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों के संरक्षण विधेयक पर जब चर्चा का शुभारंभ हुआ और उसके बाद से लगातार पक्ष विपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों के द्वारा इस चर्चा में न केवल भाग लिया गया, कई महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख उनके द्वारा किया गया। बहुत सारी तकनीकी रूप से जानकारियां भी यहां पर रखी गई। श्रीमती रेणुका चौधरी जी, श्री तिरुचि शिवाजी, डॉक्टर मेघा विश्राम कुलकर्णी, श्री साकेत गोखले जी, संजय सिंह जी, गोला बाबू राव जी, सुभाषिष खुंटिया जी, थम्बी दुरई जी, रविचंद्र बद्दी राजू जी, जॉन ब्रिटास जी, श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी, अब्दुल बहाब जी, डॉक्टर भीम सिंह जी, डॉक्टर संदीप कुमार पाठक जी, श्रीमती सुलता देव जी, डॉक्टर फौजिया खान जी, डॉक्टर जसवंत सिंह परमार जी, प्रियंका चतुर्वेदी जी, सुभाष बराला जी, स्वाति मालीवाल जी, अमरपाली मौर्य और श्रीमती महुआ मांझी। मैं इन सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि समाज के सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर रहने वाले लाभ वंचित समुदाय के उन व्यक्तियों के बारे में आज सदन में इसमें चर्चा लेकर के उनके प्रति न केवल अपनी संवेदनशीलता को प्रदर्शित किया है, बल्कि जब सभी के द्वारा बात रखी जा रही थी तो एक सामूहिक रूप से प्रतिध्वनि ये निकल के आ रही थी, सभी किसी न किसी रूप में ट्रांसजेंडर समुदाय की भलाई सुरक्षा की बात उनके द्वारा कही गई। और इसलिए मैं सभी का हृदय से आभार धन्यवाद करता हूं। लोकसभा के द्वारा पारित उभयलिंगी व्यक्ति संशोधन विधेयक जब विचारार्थ यहां पर आया, ये विधेयक हमारे राष्ट्र की उस प्रतिबद्धता का प्रतीक है जिसमें हर नागरिक को समान अधिकार, सम्मान और गरिमा के साथ में जीने का अधिकार मिले। यह विधेयक केवल कानूनी सुधार नहीं है, बल्कि लोगों के लिए न्याय का मार्ग है, जो अपनी पहचान के कारण लंबे समय से सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव का सामना कर रहे थे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और देश के विकास में सभी का प्रयास, ये हमारे देश की साझा आकांक्षा है और हमारी सरकार का अटल संकल्प भी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम ऐसे भारत का निर्माण कर रहे हैं जहां हर नागरिक सम्मान और आशा के साथ में आगे बढ़ सके। पिछले 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी प्रेरणादायी मार्गदर्शन में एनडीए की सरकार ने इस दिशा में अथक परिश्रम किए हैं, बहुत सारे कार्य किए हैं। यह केवल शासन का कार्य नहीं रहा, बल्कि एक राष्ट्रीय संकल्प रहा है। भारत को एक सशक्त, आत्मनिर्भर, खुशहाल और आधुनिक राष्ट्र बनाने का शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक न्याय जैसे क्षेत्रों में हमने निरंतर सुधार किए हैं, ताकि हर नागरिक को समान अवसर और गरिमा के साथ में आगे बढ़ने का अवसर मिले। आज की ये चर्चा उसी दिशा में एक सार्थक प्रयास है। इन वर्षों में न हमने केवल आर्थिक विकास को गति दी, बल्कि सामाजिक समावेशन और न्याय को भी प्राथमिकता दी। हमारे कई माननीय सदस्यों ने सामाजिक समावेशन की बात कही और ये हमारी सरकार का ये समर्पण इस बात का आधार है, जब समाज का सबसे हाशिए पर खड़ा व्यक्ति भी जब सशक्त होता है, तभी राष्ट्र वास्तव में मजबूत और विकसित बनता है। हमारा संकल्प एक आधुनिक, करुणामय और समावेशी समाज बनाने का है, जहां शिक्षा, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन एक अधिकार हो। एक ऐसा देश जहां हर बच्चा, युवा, महिला, बुजुर्ग, गरीब, इन सभी को जो है ना, जरूरतमंद लोगों को, अपने गुणों को वो समान रूप से पहचान सके, सम्मान और गरिमा के साथ में जीवन में वो आगे बढ़ सके। हमारी सरकार लाभ वंचित समुदाय के लिए उत्थान के लिए हमेशा से दृढ़ रही है। अधिक समावेशी और समतापूर्ण भारत का निर्माण किया जा सके। हमारा मिशन काल्पनिक नहीं है।
बल्कि हजारों लोगों की वास्तविकताओं से जुड़ा हुआ है। समाज की कठिनाइयों को समझना, उनकी आकांक्षाओं, उनकी चिंताओं को समझना और उनका सही समाधान करना, यह हमारा फर्ज है। विधायी नीति के अधीन आज उभयलिंगी व्यक्तियों के एक विशिष्ट वर्ग को मान्यता देने के लिए यह पहल की गई। जो सामाजिक समस्याओं का सामना करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए एक व्यवस्था बनाई गई। इस विधायी नीति का आशय केवल उन लोगों की रक्षा करना था और है जो अपनी जैविक स्थिति के कारण गंभीर सामाजिक बहिष्कार और गंभीर सामाजिक समस्याओं का सामना करते हैं, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं होती, जिसमें उनकी कोई इच्छा नहीं होती। क्योंकि जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो उसको पता नहीं रहता है वो जब जन्म लेगा तो किस रूप में लेगा, उसका स्वरूप कैसा होगा। इसमें उनकी कोई इच्छा, उनकी कोई गलती नहीं थी। समय के साथ इस अधिनियम के कार्यान्वयन के दौरान उभयलिंगी व्यक्तियों की परिभाषा के विस्तार और विद्यमान परिभाषा के अधीन ऐसे व्यक्तियों की पहचान कैसे की जाए, इस संबंध में कुछ संदेह और कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हुई और भविष्य में भी उत्पन्न होने की संभावना रहती है। यह अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सर्वोपरि महत्व की बात है कि अधिनियम का उपयोग केवल उन लोगों के लिए किया जाए और यह केवल उन्हीं लोगों के लिए कार्य करे जिनके लिए वास्तव में ऐसी सुरक्षा की आवश्यकता है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए पहले एक महत्वपूर्ण विधेयक लगभग 7 वर्ष पहले पारित किया गया था और आज का संशोधन उन जटिल और संवेदनशील प्रावधानों को सुदृढ़ करता है ताकि सुरक्षा और केवल उन नागरिकों तक पहुंचे जो अपनी जैविक स्थिति के कारण अनायासी समाज से बहिष्कृत किए गए। यह विधेयक इस बात का आश्वासन है उनकी गरिमा और अधिकार सुरक्षित रहेंगे। मैं सदन को पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहता हूं कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार और उनकी गरिमा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। कानूनी अधिकार देने के साथ साथ यह कानून और गरिमा भी प्रदान करता है। हम चाहते हैं कि ट्रांसजेंडर लोग समानता के साथ में जिए, उन्हें भी वही अधिकार मिले जो बाकी लोगों को मिलते हैं। इस क्षेत्र में भारत ने अग्रणी भूमिका निभाई है और दुनिया के अन्य कई देशों की तुलना में तेजी से आगे बढ़ा है। ये कदम हमारे व्यापक मिशन का एक हिस्सा है। समाज के उन वर्गों को न्याय और अवसर दिलाना जो लंबे समय से उपेक्षित रहे हैं, ताकि सभी नागरिक समान रूप से राष्ट्र की प्रगति में भागीदार बन सकें। किसी भी अधिनियम की परिभाषा स्पष्ट, सुसंगत और इस प्रकार होना चाहिए उसके अर्थ एवं कार्यान्वयन में कोई अनिश्चितता ना हो। 2019 के अधिनियम के कार्यान्वयन के अनुभव के बाद कई माननीय सदस्यों के द्वारा 2019 के अधिनियम का उल्लेख किया गया। 2019 के अधिनियम के क्रियान्वयन के अनुभव के बाद जो विधायी नीति सामने आई है वह यह होनी चाहिए कि ट्रांसजेंडर की एक सटीक परिभाषा हो जिसे चिकित्सीय और अन्य साक्ष्यों के आधार पर निर्धारित किया जा सके। स्पष्ट परिभाषा, स्वयं के द्वारा मानी गई लैंगिक पहचान, सिविल और आपराधिक दोनों ही प्रकार के अन्य वैधानिक प्रावधानों को लागू करते समय कई जटिलताएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए अनिवार्य है कि इस विधेयक में उभयलिंगी व्यक्तियों की जिस परिभाषा को प्रस्तावित किया गया है वह उनके हित में है, उन्हें वास्तविक लाभार्थी के रूप में स्वीकार करता है। अतः विधेयक को एक सुविचारित विधायी नीति के रूप में अपनाया और पारित किया गया। प्रस्तावित संशोधन इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। यह सर्वोपरि महत्व का विषय है कि अधिनियम केवल उन्हीं के हित में, उन्हीं के लिए कार्य करने के लिए जिन्हें वास्तव में सुरक्षा की आवश्यकता है। उचित कानूनी मान्यता के कारण ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लंबे समय से सामाजिक समस्याओं का और गंभीर सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करना पड़ता था। कई हमारे माननीय सदस्य कहते थे कि जब वो सार्वजनिक स्थलों पर जाते हैं और उनके साथ में भेदभाव किया जाता है, उत्पीड़न किया जाता है, उनको दूरदृष्टि से देखा जाता है, उनके मन में कितनी पीड़ा होती है, उनके मन में कितना गहरा आघात लगता है। हमारा प्रयास और दृष्टिकोण हमेशा से यही रहा है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कानूनी मान्यता प्रदान की जाए और उनकी सुरक्षा के लिए एक व्यवस्था स्थापित की जाए। जहां कुछ लोग इस बात से सहमत हो सकते हैं कि हमारा जो मौजूदा अधिनियम है वो पर्याप्त है, वहीं कुछ लोग ट्रांसजेंडरों के प्रति सरकार के उद्देश्यों की आलोचना भी कर सकते हैं। और ये लोकतंत्र में स्वाभाविक है कि जब किसी विषय पर चर्चा होती है, कोई विधेयक लाया जाता है, तो पक्ष के द्वारा अपनी बात रखी जाती है, विपक्ष उसमें आलोचना करने का, प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का उनको अधिकार होता है। लेकिन ये लोकतंत्र के स्वास्थ्य की एक परंपरा है। ये सबसे अच्छी बात है कि जब इस तरह के समाज के संवेदनशील विषयों से जुड़े हुए जब मुद्दे जब सदन में लाए जाते हैं, उन विषयों पर अपनी बात रखने के दौरान भी मैंने देखा कि हमारे विपक्ष के कई साथी इतनी शालीनता से, इतनी विनम्रता से अपनी बात रखते हैं कि वो बात जो है ना, उनकी बात जो है ना, उनके द्वारा कहे गए शब्दों से भी कई गुना ज्यादा प्रभाव
वो उनके द्वारा कही गई बात से पूरे सदन में उसका मैसेज जाता है। यह विधेयक ऐसी असुरक्षाओं का समाधान करने और दर्शाने के लिए है। सरकार उन लोगों की रक्षा करने का उद्देश्य रखती है और पूरी तरह से प्रतिबद्ध है जो जैविक स्थिति के कारण गंभीर सामाजिक बहिष्कार का सामना कर रहे हैं, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है। हमारा संविधान एक केवल विधिक दस्तावेज नहीं है, ये हमारे राष्ट्र की आत्मा और हमारी सामूहिक चेतना का जीवंत प्रतीक है। यह न्याय, समानता और स्वतंत्रता के उन मूल्यों का मूर्त रूप है जिन पर हमारा लोकतंत्र आधारित है। संविधान जनता की आकांक्षाओं और आशाओं का प्रतिबिंब है। यह हर नागरिक को भरोसा दिलाता है कि उसकी पहचान, उसकी गरिमा और उसके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। इसी संवैधानिक भावना को सर्वोच्च न्यायालय ने भी मान्यता दी जब उसने स्पष्ट किया कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की लैंगिक पहचान को नकारना न केवल अन्याय है बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन भी है। यह निर्णय इस बात का परिणाम है कि हमारी न्यायपालिका और हमारा संविधान दोनों ही नागरिकों के साथ में खड़े हैं। आज जब हम इस संशोधन विधेयक पर विचार कर रहे हैं तो यह केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है बल्कि हमारे गणतंत्र की नैतिक शक्ति का भी प्रतीक है। आज हम स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में यह सुनिश्चित करना होगा कि भारत के किसी भी नागरिक को उसकी पहचान, विरासत या जन्म के आधार पर फिर कभी कलंकित ना किया जाए, न ही उसके साथ में भेदभाव हो। हमारा संविधान सभी को समानता, स्वतंत्रता और गरिमा की गारंटी देता है। अनादिकाल से कई माननीय सदस्यों के द्वारा रामायण के, महाभारत के ऐसे और वेदों के कई ऐसे महत्वपूर्ण यहाँ पर उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किए गए। हमारे अमृतपाल जी ने, हमारे गुजरात के हमारे भाई जसवंत सिंह जी ने, मैं तो देख रहा था जब उन्होंने इतने तकनीकी पक्ष को जो है ना, इतने महत्वपूर्ण बिंदुओं को इतना उन्होंने बहुत, मुझे लगता है कि उन्होंने काफी इस पर, सुभाष बराला जी ने भी उस पर काफी स्टडी की है। मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के इसी विशिष्ट वर्ग को कानूनी मान्यता देने के लिए ट्रांसजेंडर गंभीर और सामाजिक समस्याओं का सामना करते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए एक व्यवस्था स्थापित की जाए। यह हमारे अनेक माननीय सदस्यों के द्वारा कहा गया। संशोधन यह सुनिश्चित करता है कि कानून का उपयोग केवल उन्हीं लोगों के लिए हो और उन्हीं के हित में काम करे जिन्हें वास्तव में ऐसी सुरक्षा की आवश्यकता है। माननीय उपसभापति महोदय जी, वर्तमान विधेयक इस बात का पुख्ता आश्वासन है कि ट्रांसजेंडरों को कानूनी मान्यता मिलती रहेगी, उनके अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे। सदियों से ट्रांसजेंडर लोगों को बहिष्कार, भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ा है। सामाजिक बहिष्कार केवल अधिकारों से वंचित नहीं करता बल्कि यह गहरा आघात होता है। यह व्यक्तियों से उनका आत्मविश्वास, उनके अवसर और समाज में उनका उचित स्थान छीनता है। जब वो दिन भर के बाद अपने घर जाते हैं, हम अपने अपने घर जाते हैं, अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठते हैं, संवाद करते हैं, लेकिन वो जब दिन भर के बाद अपने घर पहुंचते हैं तो न जाने कितने विचारों के साथ उनकी शाम ढलती है, रात होती है, फिर सुबह होती है, वो फिर उस मार्ग पर चल पड़ते हैं। माननीय उपसभापति महोदय जी, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन में ऐसे ही हमारे लाभ बच्चे समुदाय के हमारे जो बंधु हैं, उन बंधुओं के प्रति संवेदनशीलता के साथ जब इस कदम को आगे बढ़ाया गया तो कोई भी कानून या कल्याणकारी योजना तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि इस आघात का समाधान ना हो। इसका असली समाधान सामाजिक समावेशन में है। जब ट्रांसजेंडर लोगों को स्कूलों में, कार्यस्थलों पर, सार्वजनिक जीवन में उनका स्वागत किया जाता है तो वे न केवल अपराध और शोषण से सुरक्षित रहते हैं बल्कि उन्हें राष्ट्र की प्रगति में भी योगदान देने का अवसर मिलता है। समावेशन जीवन को बदल देता है। वह भय की जगह आशा, कलंक की जगह गरिमा और अकेलेपन की जगह अपनापन लाता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 26 जनवरी 2026 को जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, तब हमारे देश के 15 राज्यों से 60 ट्रांसजेंडर को देश के 15 राज्यों से देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बुलाया जाता है, सम्मान के साथ बुलाया जाता है। 26 तारीख को सुबह में मेरे घर पर आते हैं, उनको स्वल्पाहार कराया जाता है, उनके पास बनाकर, उनको अतिथि बनाकर 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस में जब उनको भेजा जाता है, उनकी पलकें भीग आती हैं, उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। आजादी के बाद किसी प्रधानमंत्री जी के द्वारा ऐसा कदम उठाया गया और वो जब वहां से जब जा रहे थे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति इतनी कृतज्ञता का भाव प्रदर्शित कर रहे थे, उसको शब्दों में व्यक्त कर पाना बहुत कठिन है। माननीय उपसभापति महोदय जी, ये होती है सामाजिक समावेशन की दिशा में बढ़ते हुए कदम। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इंटरनेशनल
जो हमारा संग्रहालय है, यहां से नजदीक है, उस संग्रहालय में एक सोविनियर शॉप है और उस सोविनियर शॉप को चलाने वाला एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल जो संग्रहालय बनाया गया, वहां पर सोविनियर शॉप जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से जुड़ा हुआ साहित्य, उनकी प्रतिमाएं और भी उनसे जुड़ा हुआ सामान वहां पर विक्रय के लिए रखा जाता है। सोविनियर शॉप के माध्यम से उसको विक्रय करने का काम एक ट्रांसजेंडर के द्वारा किया जाता है। एनआईएसडी में जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का भवन है, उस एनआईएसडी के भवन में जो कैंटीन चल रही है वो ट्रांस कैंटीन चल रही है, ट्रांसजेंडर के द्वारा चलाई जा रही है। हमारे बहुत सारे माननीय सदस्य यहां पर उपस्थित हैं, अनेकों स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आप एक बार वहां पर द्वारका में जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का जो एनआईएसडी का भवन है, जहां पर ट्रांसजेंडर के लिए बहुत सारे उनके अवेयरनेस के और बहुत सारे ट्रेनिंग के प्रोग्राम वहां पर जहां चलाए जाते हैं, उसके बारे में आएंगे तो आपको उनके बारे में भी जानकारी मिलेगी। आप अपने स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग एक बार वहां पर एनआईएसडी के भवन में कीजिए और वहां पर उस ट्रांसजेंडर कैंटीन में सामान्य ट्रांसजेंडरों के द्वारा जो इतना सुस्वादिष्ट है खाद्यान्न पदार्थ वहां पर बनाए जाते हैं, आप उसका जब रसास्वादन करेंगे तो किसी 5 स्टार होटल और 7 स्टार होटल से कहीं उसमें रसास्वादन का कम नहीं है। भूपेंद्र यादव जी आज हमारे बीच में नहीं है, वो व्यस्त हैं, दूसरे स्थान पर जिम्मेवारी उनको दी गई है। मानी भूपेंद्र यादव जी की बेटी की शादी थी और मानी भूपेंद्र यादव जी की बेटी की शादी में मैं गया, हमारे कई साथी गए थे। वहां पर मैंने देखा ट्रांसजेंडरों से लगातार हमारा संवाद होता रहता है, मंत्रालय में उनके साथ में अनेकों मीटिंग होती रहती हैं। मैं जब वहां पर गया तो मैंने देखा एक ट्रांसजेंडर जो वकील है, प्रैक्टिस करते हैं और वहां पर वो सबका स्वागत करने के लिए वहां पर खड़े हुए थे। मुझे देखा तो मुस्कुराकर उन्होंने स्वागत किया। अरे मैंने पूछा आप कैसे हैं, तो उन्होंने बताया कि माननीय भूपेंद्र यादव जी तो हमारे गुरु हैं और हमको अपने जो हमारा वकालत का जो कार्य है, उस वकालत के कार्य में उनके द्वारा जब भी मुझे आवश्यकता पड़ती है उनका मार्गदर्शन मुझे प्राप्त होता है, उनका संरक्षण प्राप्त होता है। माननीय भूपेंद्र यादव जी ने अपनी बेटी की शादी में लोगों का स्वागत करने के लिए उनको मुख्य द्वार पर खड़ा करने का जो काम किया, ये सामाजिक समावेशन की दिशा में बढ़ते हुए कदम। ऐसे ही सामाजिक समावेशन की दिशा में बढ़ते हुए प्रयासों से हमारे जो समाज का जो लाभ वंचित समुदाय है, इस लाभ वंचित समुदाय को उनको जीवन में गरिमा और आगे बढ़ने का उनको अवसर प्राप्त होता है। माननीय उपसभापति महोदय जी, सशक्तिकरण कोई दान नहीं है बल्कि न्याय है और सामाजिक समावेशन कोई वैकल्पिक विषय नहीं है बल्कि एक अनिवार्य आवश्यकता है। ट्रांसजेंडरों की गरिमा की रक्षा करना केवल उन्हीं से जुड़ा हुआ विषय नहीं है बल्कि हमारे गणतंत्र की नैतिक शक्ति का भी प्रतीक है। समाज के हाशिए पर खड़े वर्ग के लोगों को मुख्य धारा में लाना कहने में जितना आसान होता है, करने में उतना ही कठिन होता है। इसके लिए दूरदर्शी, दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने इस वास्तविकता को बदलने में पिछले 11 वर्षों में अग्रणी रही है। पिछले 1 दशक में उन लोगों के उत्थान के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं जो पीछे रह गए थे, चाहे वह शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और सामाजिक न्याय के उपायों के माध्यम से हो। ये प्रयास केवल कागजों तक सीमित नहीं रहे बल्कि इन्होंने वास्तविक परिणाम भी दिखाए हैं। इस विधेयक के माध्यम से पहली बार दंडात्मक प्रावधान जोड़े गए हैं। हमारे भीम सिंह जी यहां पर हैं। भीम सिंह जी जब बोल रहे थे कि जो पूर्व का 2019 का जो अधिनियम था, 2019 के अधिनियम में जो दंडात्मक प्रावधान थे उनको एक सीमित मात्रा में रखा गया था, लेकिन इस विधेयक के माध्यम से पहली बार दंडात्मक प्रावधानों को और ज्यादा सशक्त बनाया गया और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ भेदभाव, दुर्व्यवहार को जो 2019 में प्रतिबंधित किया गया था, जिसमें केवल सामान्य विसंगतियों को संबोधित किया गया था और अधिकतम 2 वर्ष के कारावास का उसमें प्रावधान था। सभी सकारात्मक प्रयासों के बावजूद भी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की संवेदनशीलता को नकारा नहीं जा सकता है, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। किसी भी तरह का प्रलोभन, छल या उकसावा जो किसी व्यक्ति या बच्चे को ट्रांसजेंडर पहचान अपनाने, धारण करने या बाहरी तौर पर प्रदर्शित करने के लिए मजबूर करता है, अब दंडनीय होगा। विधेयक की धारा 18 के खंड ई से एच तक जो अधिनियम में दंडात्मक प्रावधानों को सम्मिलित करते हैं, अभूतपूर्व हैं। माननीय उपसभापति महोदय जी, बच्चे हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति हैं। वे ही आने वाले कल के समाज को आकार देंगे
उनके विरुद्ध किसी भी अपराध को स्वीकार करना यह संभव नहीं है। उनके साथ होने वाले किसी भी अपराध को पूरे समाज ने एकजुटता के साथ में खड़े होकर उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए आगे आना होगा। उन्हें सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक नैतिक जिम्मेवारी है, बल्कि राष्ट्रीय अनिवार्यता भी है। जब बच्चे भयमुक्त और सुरक्षित होते हैं तभी राष्ट्र का भविष्य उज्जवल और सशक्त होता है। जब बच्चा भयमुक्त वातावरण में जीता है, उसकी मासूमियत सुरक्षित रहती है और वह गरिमा और उल्लास के साथ विकसित होता है, तब हम केवल उसके वर्तमान की रक्षा नहीं करते, बल्कि आने वाले कल की नींव को भी मजबूत करने का काम करते हैं। एक सुरक्षित और सम्मानजनक बचपन ही वह आधार है जिस पर राष्ट्र का भविष्य खड़ा होता है। यदि बच्चे निडर होकर सीखते हैं, खेलते हैं और सपने देखते हैं, तो वे समाज के लिए रचनात्मक ऊर्जा और आशा का स्रोत बनते हैं। जब हम बच्चों को भय, शोषण और भेदभाव से मुक्त रखते हैं, तो हम ये सुनिश्चित करते हैं कि उनका आत्मविश्वास कभी ना टूटे, उनकी मासूमियत कभी ना खोए और उनके सपने कभी अधूरे न रहने पाए। बहुत सारे माननीय सदस्यों के द्वारा जब विधेयक पर बात की जा रही थी कि बच्चों के बारे में, लेकिन मैंने देखा कि बहुत कम लोगों ने इस पर ध्यान केंद्रित किया। बच्चे आने वाले कल का भविष्य हैं, ये आने वाले कल के नागरिक हैं, ये समाज की तस्वीर को गढ़ने वाले हैं, ये देश के विकास में अपना योगदान देने वाले हैं। इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए और बच्चों को हानि पहुंचाने वालों को रोकने के लिए विशेष रूप से निर्दोष बच्चों की सुरक्षा हेतु धारा 18 में खंड F और H सम्मिलित किए गए हैं। सुनिश्चित करता है कि अपनी जैविक स्थिति के कारण इस विधायी पहल का मूल आशय उन उभयलिंगी व्यक्तियों को सुरक्षा गंभीर सामाजिक बहिष्कार का सामना करते हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य, आशय, प्रयोजन ऐसे विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों की रक्षा करना है जिन्हें सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से उभयलिंगी के रूप में मान्यता दी गई है। अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन तथा इसके लाभों को वास्तविक पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि उभयलिंगी व्यक्तियों की उचित, स्पष्ट और लक्षित पहचान सुनिश्चित की जाए। इसी उद्देश्य से एक सटीक और सुविचारित परिभाषा प्रदान करना इस विधेयक का महत्वपूर्ण तत्व है, ताकि सुरक्षा और अधिकारों का दायरा सही रूप से निर्धारित किया जा सके। प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि संविधान के प्रावधान में जुर्माना दंड के साथ समन्वित रूप से निर्धारित किया गया है। जो अपराध की गंभीरता के अनुरूप कठोर कारावास के साथ में लगाए जाना प्रस्तावित है। वर्तमान व्यवस्था एक संतुलित एवं प्रभावी दंड प्रणाली निश्चित करती है। किसी बच्चे का अपहरण करके उसे उभयलिंगी पहचान ग्रहण करने, अंगीकार करने या बाह्य रूप से प्रस्तुत करने के लिए चाहे बलपूर्वक लुभाकर, प्रवंचना या असम्यक प्रभाव से बाध्य करने के आशय से अथवा उस बच्चे को भिक्षा मांगने, याचना करने, अधिसेविता करने या बलात् या बंधु आश्रम के किसी अन्य रूप के लिए नियोजित करने, उपयोग करने या लगवाने को अब एक दंडनीय अपराध बना दिया गया है। इसके लिए क्रमशः आजीवन कठोर कारावास और 5 लाख रुपए तक की सस्ती तथा 10 से 14 वर्ष तक का कठोर कारावास और 3 लाख रुपए तक की सस्ती इसके लिए निर्धारित की गई है। अब यह विधेयक बच्चों को निशाना बनाने वाले अपराधों के विरुद्ध कानूनों को और अधिक सशक्त बनाने का दिशा में कदम आगे बढ़ा रहा है। यह बच्चों की सुरक्षा के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेवारी को उसकी पुष्टि करता है और एक स्पष्ट संदेश देता है कि समाज बच्चों के साथ किसी भी रूप में होने वाले दुर्व्यवहार, उपेक्षा या शोषण को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। माननीय उपसभापति महोदय जी, हमें सुनिश्चित करना होगा कि सामाजिक समावेशी वह मार्ग बने जो बहिष्कार और आघात का सच्चा समाधान प्रस्तुत करे। जब हम हर नागरिक को समान अवसर और गरिमा प्रदान करते हैं, तब हम केवल एक समुदाय की रक्षा नहीं करते, बल्कि पूरे राष्ट्र की एकता और शक्ति को सुदृढ़ करते हैं। हमारे शक्ति सिंह जी जब बोल रहे थे कि जब ट्रांसजेंडर के उन्होंने सुरक्षा प्रकोष्ठों की बात की, 2019 के अधिनियम के बाद में जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के सशक्तिकरण के लिए इस अधिनियम को बढ़ाकर कदम आगे बढ़ाए गए, तो राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर व्यक्ति परिषद बनाने का काम हुआ और इसकी अभी तक 5 बैठकें हो चुकी हैं। इसके साथ ही साथ ट्रांसजेंडर संरक्षण प्रकोष्ठ बनाने का पहल की गई और ट्रांसजेंडर संरक्षण प्रकोष्ठ देश भर में पुलिस महानिरीक्षकों के अधीन राज्य स्तर पर 23 ट्रांसजेंडर संरक्षण प्रकोष्ठ स्थापित किए गए
और साथ ही प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट के प्रभार में ट्रांजिशनल संरक्षण प्रकोष्ठ भी स्थापित किए गए। लेकिन मुझे यहां पर कई राज्यों ने इस दिशा में सार्थकता के साथ में कदम आगे बढ़ाए। उसमें अंडमान और निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, महाराष्ट्र, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा 23 ट्रांसजेंडर संरक्षण प्रकोष्ठ स्थापित किए गए। लेकिन अभी कुछ राज्य ऐसे हैं, कुछ केंद्र शासित क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर ट्रांसजेंडर संरक्षण प्रकोष्ठ अभी भी स्थापित नहीं हुए हैं, ये लंबित हैं। उनमें दादरा नगर हवेली, दमन दीव, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मेघालय, नागालैंड, पुडुचेरी, तमिलनाडु, इन राज्यों में ट्रांसजेंडर संरक्षण प्रकोष्ठ अभी स्थापित होना बाकी है। इसके साथ ही साथ ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड बनाए गए और ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड जब बनाए गए तो 30 से अधिक राज्यों में ये ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड स्थापित किए जा चुके हैं। लेकिन अभी दादरा नगर हवेली, दमन दीव, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, लद्दाख, लक्षद्वीप तथा केंद्र शासित प्रदेशों में इनमें ट्रांसजेंडर कल्याण प्रकोष्ठ बोर्ड ये स्थापित होना बाकी है। गरिमागृह की बात कई माननीय सदस्यों के द्वारा उठाई गई। अब तक देश में 23 गरिमागृह बनाए गए और इन 23 गरिमागृहों के साथ साथ कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर प्रस्ताव तो आए, लेकिन उनके लिए जब राज्यों को सत्यापन के लिए भेजा गया तो वहां पर सत्यापन होकर वहां से कार्रवाई नहीं होने के कारण वो गरिमागृह जहां पर स्थापन होना चाहिए, जो राज्यों का वहां पर या केंद्र शासित क्षेत्र का सत्यापन का उसमें सहयोग नहीं मिला। उसमें अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तराखंड, जहां पर अभी सीबीएनजीओ के और साख के कामकाज के सत्यापन आना बाकी है। इन स्थानों से जैसे ही वो सत्यापन आ जाएगा, वहां पर भी गरिमागृह को स्थापित करने का काम किया जाएगा। माननीय उपसभापति महोदय जी, कई माननीय सदस्यों के द्वारा जो विषय उठाए गए हैं, मैं उनमें से कुछ का मैं उल्लेख करना चाहूंगा। इसमें बहुत सारे हमारे माननीय सदस्यगण चले गए हैं। नहीं, हम नहीं चले गए हैं, लेकिन उन्होंने भी इस ट्रांसजेंडर बिल के संबंध में, संशोधन बिल के संबंध में अपनी बातें रखी। तो हम संक्षेप में जो है ना, उनके बारे में मैं उल्लेख करना चाहूंगा। रेणुका चौधरी जी ने जो उन्होंने कहा कि मेडिकल बोर्ड के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट को सशक्त किया जाए और 100 प्रमाणीकरण को हटाया जाए। आपकी सरकार ने समुदाय की कभी कोई चिंता नहीं की, परंतु श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 2019 में इन 5 लाख उभयलिंगियों को समान अधिकार, सम्मान और गरिमा के साथ में जीने का अवसर प्रदान किया। एक महत्वपूर्ण पहल प्रधानमंत्री द्वारा की गई। तिरुचि शिवाजी ने कहा कि इनके द्वारा पूर्व में जो 2014 में ट्रांसजेंडर बिल में दिए गए प्रस्तावों पर ध्यान दिया जाए। तो 2019 में जो कानून लाया गया, इस संबंध में पर्याप्त प्रावधान 2019 को उसमें बिल में किया गया और बाकी उसको और सशक्त बनाने के लिए ये 2026 का ये संशोधन विधेयक लाया गया है। डॉक्टर मेघा कुलकर्णी जी ने उन्होंने बताया कि पुणे में वास्तविक रूप में 805 ट्रांसजेंडर हैं जो कि मतदाता हैं, किंतु बहुत सारे सिग्नल पर उन्होंने कहा इससे बड़ी संख्या में दिख जाते हैं। वास्तविक ट्रांसजेंडरों को ही न्याय दिलाने के लिए यह संशोधन विधेयक लाया गया है। हमारे साकेत गोखले जी चले गए। साकेत जी, मैं सुनता हूं अक्सर, मतलब वो अपने हर चीज पर जो है ना अपना कुछ ना कुछ उनका मंतव्य जरूर रहता है। अभिव्यक्ति होना चाहिए, अभिव्यक्ति की आजादी लोकतंत्र में सभी को होती है। उन्होंने कहा कि आमजन में यह धारणा बनी है कि संसद समाज के प्रति संवेदनशीलता से कार्य नहीं करती। संसद भी इस काम को संवेदनशीलता के साथ में करती है और ये संसद की संवेदनशीलता ही है। इतना समय निकल जाने के बावजूद भी यहाँ पर जो कुछ भी, जितने भी माननीय सांसद यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये उनके हृदय की संवेदनशीलता को बताते हैं। अब गोपाल हमारे साकेत गोखले जी चले गए। मैं बताना चाहता हूं कि NIST जो हमारा द्वारका में
सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का जो सामाजिक रक्षा संगठन है, पिछले 4 वर्ष में देश भर में राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान NIST के द्वारा ट्रांसजेंडर कल्याण, भिक्षावृत्ति निवारण और अन्य सामाजिक मुद्दों पर आधारित अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण ऑफ ट्रेनर्स, क्षमता निर्माण और कार्यक्रम ये वहां पर आयोजित किए जाते हैं। 67 प्रशिक्षण कार्यक्रम किए गए, जिनमें 2370 प्रतिभागियों ने वहां पर उसमें हिस्सा लिया। शिक्षा, समाज कल्याण, सामाजिक न्याय, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, पंचायती राज संस्थाओं, NGO, चिकित्सा एवं मीडिया पेशेवरों और सामाजिक कार्यकर्ताओं, पुलिस विभाग, सरकारी अधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि एवं सामाजिक कार्य शिक्षकों के लिए संवेदनशीलता एवं पुनः प्रशिक्षण के लिए 1217 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 61,934 प्रतिभागियों ने उसमें भाग लिया। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों एवं भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों को सम्मानजनक जीवन यापन हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण के कार्यक्रमों के लिए वहां पर 32 कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 800 प्रतिनिधियों ने उसमें भाग लिया। हमारे ट्रांसजेंडर प्रतिनिधियों ने उसमें भाग लिया। ट्रांसजेंडर मुद्दों पर अनुसंधान एवं प्रलेख को बढ़ावा देने के लिए उस NIST के केंद्र के माध्यम से इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। ट्रांसजेंडर समुदाय के गौरवशाली इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए एक ट्रांस म्यूजियम की स्थापना वहां पर की गई है। ट्रांस टैलेंट हट एवं ट्रांस रोजगार मेला जैसे विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजन भी उसके माध्यम से लगातार किया जा रहा है। 2 कार्यक्रम वहां पर किए गए, जिसमें 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया और 3 ट्रांस रोजगार मेले देश में लगाए गए, जिनमें 520 ट्रांसजेंडरों ने उसमें भाग लिया और उसमें 287 ट्रांसजेंडरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के हेतु एक परामर्श केंद्र वहां पर उसका निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है और कुछ ही समय में पूरा हो जाने के बाद मैं चाहूंगा कि हमारे सदस्य एक बार आकर वहां पर उसको देखें कि किस तरह से काउंसलिंग करने की भी एक व्यवस्था वहां पर बनाई जा रही है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए जो राष्ट्रीय हेल्पलाइन 14427, इसके माध्यम से पिछले 4 वर्षों में राष्ट्रीय हेल्पलाइन पर 6000 से अधिक फोन कॉल प्राप्त हुए। माननीय उप सभापति महोदय, ये हमारे कदम इस बात को बढ़ाते हैं कि सरकार लाभ वंचित समुदाय के और हमारे ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति कितनी संवेदनशीलता के साथ में, कितनी गंभीरता के साथ में काम कर रहे हैं। अभी जब आज यहां पर 2019 में विधेयक आया था तब उस पर चर्चा हुई थी, आज यहां पर चर्चा हो रही है। कुछ लोगों के लिए आज का चर्चा का विषय पर केवल आज चर्चा करके कल से अपने कर्तव्य के इतनी चीजें हो सकता है, लेकिन NDA की सरकार के लिए ये सतत चलने वाला कार्य है, ये निरंतर रूप से चलने वाला कार्य है, कभी ना थकने वाला कार्य है। और NIST के माध्यम से और NGO के माध्यम से हम विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से इनके सशक्तिकरण के लिए लगातार सशक्त रूप से इन गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे गोला बाबू राय जी पता नहीं है कि चले गए हैं, बैठे हैं। गोला बाबू राय जी धीमे बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं। इन्होंने ट्रांसजेंडरों के समक्ष आने वाली परेशानियों पर चिंता व्यक्त की। मैं गोला बाबू जी आपसे कहना चाहता हूं कि अधिक समावेशी और समतापूर्ण भारत के निर्माण के लिए हमारी सरकार लाभ वंचितों के उत्थान के लिए हमेशा से दृढ़ रही है और आगे भी इस दिशा में हमेशा दृढ़ता के साथ में अपने कदम आगे बढ़ाएगी। सुभाषिस खुंटिया जी, इन्होंने भी ट्रांसजेंडरों के कल्याण के लिए चिंता व्यक्त की। यह विधेयक इस बात का आश्वासन है कि उनकी गरिमा और अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। मनोज कुमार जी चले गए, इनके द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को ओवरलुक किए जाने की बात कही गई। प्रस्तावित संशोधन से पूर्व भी जिला मजिस्ट्रेट ही इनका प्रमाणीकरण करते थे। अब जिला मजिस्ट्रेट की सहायता के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है और इसमें मजिस्ट्रेट चाहेंगे तो इसमें अन्य विशेषज्ञों की भी सहायता वो इसमें ले सकेंगे। रविचंद्र बदी राजू जी, इन्होंने भी प्रस्तावित विधेयक के संबंध में कुछ चिंताएं व्यक्त की। डॉक्टर जान प्रकाश जी हमारे अच्छे मित्र हैं और अब वो चले गए हैं। इन्होंने स्वप्रमाणीकरण के स्थान पर चिकित्सीय परीक्षण पर चिंता व्यक्त की। यह जो मेडिकल बोर्ड से सर्टिफिकेट बनेगा, आइडेंटिफिकेशन से बनेगा, ये उनके अधिकारों को, गरिमा को और भी ज्यादा सशक्त करेगा। डॉक्टर संदीप कुमार पाठक जी ने, उन्होंने भी मेडिकल बोर्ड के द्वारा आइडेंटिफिकेशन पर चिंता जताई है। श्रीमती सुलता देव जी,
और डॉक्टर फौजिया खान जी, इन दोनों ने ही, हमारे माननीय सदस्यों ने ट्रांसजेंडर के सामाजिक व आर्थिक स्थिति पर चिंता जताई है। इन सारी चिंताओं का समाधान करने के लिए ही ये बिल लाया गया है। डॉक्टर जसवंत सिंह परमार जी ने, इनके द्वारा मेडिकल पहलुओं पर विस्तृत रूप से, इस पर तकनीकी पक्षों पर गहन रूप से प्रकाश डाला गया। और जसवंत सिंह जी जब बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि उनका अभी पूरा नहीं हुआ है, बहुत ही अधिक जानकारी के साथ में उन्होंने अपना पक्ष यहां पर रखा। सुभाष बराला जी, इन्होंने विधेयक के सकारात्मक पहलुओं पर विस्तृत रूप से उन्होंने अपनी बात यहां पर रखी। प्रियंका चतुर्वेदी बहन जी यहां पर बैठी हुई हैं, इन्होंने विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजे जाने की बात कही। अन्य कई माननीय सदस्यों के द्वारा भी और इस तरह की बात यहां पर प्रवर समिति को भेजे जाने के लिए उनके द्वारा कहा गया कि इसको, तो माननीय उपसभापति महोदय जी, इस विधेयक में उभयलिंगी व्यक्तियों की जिस परिभाषा एवं अन्य संशोधनों को प्रस्तावित किया गया है वह उभयलिंगी व्यक्तियों के हित में है और विधेयक को एक सुविचारित विधायी नीति के रूप में अपनाया और पारित किया गया है। इसलिए माननीय सदस्यों ने जो अपनी चिंता व्यक्त की है, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार इन वर्गों के प्रति बड़ी संवेदनशीलता के साथ में इनके साथ में खड़ी हुई है। और ये हमारा ये जो संशोधन बिल लाया गया है, इस संशोधन बिल के माध्यम से प्रशासनिक स्पष्टता आएगी, इसमें कानूनी मान्यता मिलेगी और उनके अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे। और इसी के साथ मैं माननीय उपसभापति महोदय जी, मैं संपूर्ण सदन से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि संवेदनशील विषय पर, इस पर सामूहिक प्रतिध्वनि के साथ में इसको पारित कराने में अपना योगदान दें। धन्यवाद माननीय मंत्री जी।